स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे क्योंकि ये ऐसा चीज़ हो जो आप और हम कर सकते हैं, यानी कि एक्सेसिंग वेदर सैटेलाइट, यानी वेदर सैटेलाइट से सीधे डेटा निकालना मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे समझिए कि जितने भी वेदर सैटेलाइट्स हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो जापान का हो, चाहे यूएसए का हो, चाहे यूरोपियन यूनियन का हो, जनरली सब के सब खुला रहते हैं। और ये 100% लीगल है। मतलब जो आप, जैसे मैं ये डेटा निकाल रहा हूँ, ये पूरी तरह से लीगल है। आपको करने में कोई मना नहीं करेगा। और नासा के केस में नासा खुद सपोर्ट करेगी कि आपको बताएगी कि कैसे इमेजेस को डिकोड करना है। तो ये बात समझ लीजिए 100% लीगल है। यूरोपियन यूनियन थोड़ा हुहा लगाता है कि वो भी आपको दे देगा इमेज, लेकिन उसका डिकोडिंग की जो है वो बोलता है नहीं, $500 दो। बेमतलब का है वो, $500 का कोई वैल्यू तो है नहीं, लेकिन बस ट्रोल करने के लिए पता नहीं करते हैं। लेकिन जनरली काफ़ी सारे देश ही ऐसा करते हैं। हो सकता है इंडिया के भी वेदर सैटेलाइट मतलब आराम से एक्सेसिबल हो, लेकिन बात है कि जब तक उसका कोई डिकोडिंग पैकेज नहीं बताता है, डिकोड करना मुश्किल है। तो यहाँ पे ये समझिए कि ऐसा किया क्यों जाता है। वेदर सैटेलाइट जैसा चीज़ जो कि हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया लगता है, अरबों रुपया डूब जाता है उसके चक्कर में, तो उसको इस तरह से खुला क्यों दिया जाता है। बात होता है कि ये करने से बहुत सारे नेशन को वो डेटा मिलता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, और कितने देश के पास स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत नंबर बहुत कम हो जाता है। तो हिसाब वही रहता है कि बाकी सारे छोटे छोटे देश है वो क्या करें। तो वो लोग को भी डेटा मिलता है। और प्लस ये भी फायदा है, जैसे मान लीजिए यूएस नेवी ने नोवा सैटेलाइट्स लॉन्च करवा दिया खूब सारा, ठीक है। तो अब यूएस नेवी के जितने भी बोट्स हैं वो सबके पास एक ऐसा इक्विपमेंट है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से, जैसे मैं सैटेलाइट से डायरेक्ट डेटा निकालता हूँ, वो भी डायरेक्ट सैटेलाइट से डेटा निकाल के आराम से देख सकते हैं। उनको ये दिक्कत नहीं रहेगा भैया इंटरनेट पर जाके डाउनलोड करो या इधर उधर से डिमांड करो, डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे तटीय क्षेत्र में हो जहाँ पे मतलब कवरेज अच्छा नहीं है, मतलब इंटरनेट का कवरेज नहीं है या नेटवर्क कवरेज नहीं है, वो सब में सैटेलाइट कवरेज तो मिलता ही है। तो इसीलिए सब बना जाए। और इसका दूसरा फायदा होता है कि जितने भी वेदर साइंटिस्ट हैं, जिनका काम होता है वेदर प्रिडिक्शन करना, वो लोग सैटेलाइट से ही डायरेक्ट डेटा निकालते, ताकि सबसे फ्रेश डेटा मिले और वो अपने कंप्यूटर मॉडल्स को ट्रेन कर सकें कि वो फीड करते जाएंगे कंप्यूटर मॉडल में डेटा की ये सैटेलाइट अभी ये देख रहा है, तुम बताओ कि ये हरिकेन किधर जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके फीड करके डेटा करके रिफाइन करता है। इसीलिए आजकल का जो प्रिडिक्शन होता है बहुत एक्यूरेट होता है। और अगर आप उन लोगों से, महान लोगों में से हैं जो कहने वाले कि अरे ये तो मैं इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, प्लीज़ ये वीडियो अभी बंद कर दें, अभी के अभी बंद कर दीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। आप भी खुश रहिएगा, हम भी खुश रहेंगे। और अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको सीखना है, समझना है, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं मेरा सेटअप कैसा है। तो मेरा सेटअप स्टार्ट होता है सबसे पहले एक बेसिक वी डाइपोल से। इसको बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप से बनाया है, और ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 3D प्रिंटर था, मैंने 3D प्रिंट कर लिया था, लेकिन आप चाहे लकड़ी का ब्लॉक में भी कर सकते हैं। और आपको मतलब अर्थिंग के लिए जो हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं, कॉपर या तांबा का पूरी तरह से खुला वाला, वो इस्तेमाल कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको बस ये सर्च करना है इंटरनेट पे, वी डाइपोल कैसे बनाते हैं 137 मेगाहर्ट्ज का। एक्चुअली बस 120 डिग्री पे दो डंडी ऐसा होना चाहिए। वो नीचे मैंने रिफ्लेक्टर लगाया, लगाइए चाहे नहीं लगे, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो वही समझिए। और यहाँ पे 137 मेगाहर्ट्ज इसलिए फोकस कर रहे हैं कि 4 सैटेलाइट इसी फ्रीक्वेंसी पे डेटा देता है। जैसे कि आपका नोवा कॉन्स्टलेशन का 3 सैटेलाइट अभी एक्टिव है, रशियन मीटियोर का 2 सैटेलाइट एक तौर से कहीं एक्टिव है, लेकिन एक ही जिंदा है, बचा हुआ है। तो 4 सैटेलाइट है। और मेरे केस में, और आप लोगों में से काफ़ी लोग जो बड़े शहर में रहते होंगे, उनको एफएम ब्लॉकर की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि जैसे फ्लेमिंगो का मैंने एफएम ब्लॉकर लिया है, ये करीब करीब 4,000 रुपये में अमेजोन में मिलता है। जो साइट इसको अमेजोन पे बेच रही है, उन्हीं के साइट से लीजिए, 1,000 रुपये में मिल जाएगा। टाइम लेकिन बहुत लगता है, तो प्लीज़ मतलब ऑर्डर करके भूल जाइए कि हाँ आपने ऑर्डर किया था, आएगा, टाइम लगेगा आने में। तो ये फ़ायदा ये होता है कि एफएम जो अगल अगर आपके बगल में है, वो उसको ड्राउन आउट कर देगा, नॉइस को ओवरलोड कर देगा आपके एम्पलीफायर को। मतलब जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो वो ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए आपको मतलब ये एफएम ब्लॉकर चाहिए। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं, यहाँ एक भी एफएम चैनल नहीं है, तब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर कलकत्ता में हैं, बैंगलोर में है, या ऐसे जगह पे जहाँ खूब सारे एफएम स्टेशन है, आपको ये लेना पड़ेगा, नहीं तो यही सिग्नल को ड्राउन आउट कर देगा। इसके बाद मैंने लगाया है LNA, यानी कि इस तरह का आता है लो नॉइज़ एम्पलीफायर। अब इस तरह के लो नॉइज़ एम्पलीफायर आपको 500 से 1,000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। बस तिगड़म ये होता है, ये सब नॉन बायस टी है, यानी कि आपको इसको बिजली बाहर से देना पड़ेगा। तो अब मैं छत पे लगाया हुआ हूँ, तो बाहर से बिजली कैसे दूँ। तो हिसाब है कि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, यानी इनपुट वाले साइड से, यानी जो RF आउट जो साइड है, वहाँ पे कैपेसिटर है, उसको बाईपास कर दीजिए। आप आराम से इसी से बिजली देके इसको बायस टी बना सकते हैं। यानी कि बायस टी को वही समझिए जैसे पावर ओवर ईथरनेट है नेटवर्किंग की दुनिया में, बायस टी हम लोग इस दुनिया में इस्तेमाल करते हैं, रेडियो की दुनिया में। तो इसका काम होता है कि इसमें बिजली दिया जाए, बिजली उसी तार से पहुंच जाएगा जिस तार से ये डेटा भेज रहा है। आपको अलग से बिजली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और एक जो सबसे बुरा चीज़ है मेरे केस में वो है कि 25 मीटर का RJ 174 केबल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी कारण से मेरा नेटवर्क सेटअप अच्छा नहीं चला। जनरली जो भी लोग ये करते हैं वो एंटीना है, नीचे लैपटॉप लगा के रख दिए, एंटीना है, रास्पबेरी पाई का पूरा सेटअप बना दिया। मेरे पास ना तो रास्पबेरी पाई है और ना ही मैं वैसा कोई सेटअप बना रहा हूँ। मेरे पास जो मेन पीसी है मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका साइड इफेक्ट है कि तार बहुत लंबा हो गया है। तो आपका मेरा जितना मतलब सिग्नल इंटेग्रिटी है, सिग्नल क्वालिटी है, सब स्वाहा सिर्फ तार ही करते रहा। इसीलिए हमको एम्पलीफायर चाहिए। 90% केसेस में आपको एम्पलीफायर भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन मुझे उसी के लिए चाहिए। नहीं होगा अगर एम्पलीफायर तो मतलब बहुत वीक सिग्नल आता है। और इसके बाद मैं कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एयरस्पाई R2, जो मुझे एयरस्पाई कंपनी ने खुद गिफ्ट दिया है। आप एयरस्पाई से खरीद सकते हैं या चाहे तो अमेजोन पे कोई भी लिख दीजिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। न्यूलैक के अच्छे अच्छे आते हैं, वो 7 से 8 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। और फिर सॉफ्टवेयर के तौर पर मैं SDR शार्प इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये मैंने लो नॉइज़ एम्पलीफायर को तार पे लगाया, तो उसके लिए बायस टी आपको खुद से बनाना पड़ सकता है। बहुत आसानी से बन जाता है। मैंने भी ये खुद से बनाया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से बनाया, क्योंकि सस्ते SDR में नहीं होता। जैसे मेरा R2 में है, लेकिन एयरस्पाई के डिस्कवरी में नहीं है, और इसका जो पोर्टेबल वाला वर्जन भी दिया गया उसमें भी नहीं है। तो ये बस समझ लिया, आपको बायस टी इंजेक्टर बनाना पड़ेगा, बस ये पावर इंजेक्ट कर सके उसी तार पे। तो ये है मेरा सेटअप हार्डवेयर के साइड में। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। तो यहाँ पे मैंने नीचे खूब सारे वीडियो दे दिए जो मतलब सॉफ्टवेयर को डिटेल में बताते हैं, लेकिन मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, ताकि ये अगर आप थोड़ा पेशेंस से करेंगे तो खुद अकेले ही कर सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो हिसाब समझिए कि मैं शांति से बोलूँगा। SDR शार्प जब आप इंस्टॉल करने जा रहे होंगे, जो सॉफ्टवेयर है, शांति से कम्युनिटी पैकेज इंस्टॉल कीजिए। वो खुला मत इंस्टॉल कीजिए, कम्युनिटी पैकेज चाहिए। कम्युनिटी पैकेज में आपको प्लगइन्स जितने चाहिए वो पहले से ही रहते हैं, तो आपका दिमाग का आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। दूसरा, ऑर्बिट्रॉन को सीख लीजिए। ऑर्बिट्रॉन मैं इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे एक दो सॉफ्टवेयर और हैं जो आपको ये काम कर सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट्रॉन मतलब मैंने इस्तेमाल किया, मैं जान गया हूँ, समझ गया हूँ, भरोसेमंद है तो कर लेता हूँ। तो ऑर्बिट्रॉन का काम होता है कि वेबसाइट, कई सारे वेबसाइट हैं जो TLE प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि 2 लाइन एलिमेंट डेटा प्रोड्यूस करते हैं हर सैटेलाइट के लिए। तो जैसे वो लोग डेटा पैकेट आपको देंगे कि मेरा नोवा का डेटा पैकेट अपडेटेड है, फिर रशियन का अपडेटेड है, ऐसे ऐसे करके खूब सारे डेटा पैकेट्स होते हैं। और उससे डेटा निकाल के ये सॉफ्टवेयर जो है ऑर्बिट्रॉन कैलकुलेट करता है कि कहाँ पे आपको इसमें अपना लोकेशन डालना होगा, कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा एंटीना कहाँ पे है। उसके बेसिस से ये बता देगा कि सैटेलाइट कब आपके ऊपर से गुजर रहा है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ दे सकते हैं, जैसे सूरज कहाँ पे है, चांद कहाँ पे है, ISS कहाँ पे है, मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट, जिसका भी आपको TLE मिल सकता है आप उसमें डाल के कर सकते हैं। TLE अपडेट करना रहता है, मतलब सैटेलाइट्स में ये चेंज होता है उसका ऑर्बिट धीरे धीरे, तो TLE मतलब जनरली कहा जाता है हर 10 दिन में अपडेट कीजिए। तो ये खुद ब खुद कर लेगा, मतलब आपको कुछ दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, एक बार बस सेटअप करना होगा हर चीज़ को। तो आपका लोकेशन डालिए, TLE का सारा बता दीजिए कि कहाँ से निकालना है, वो हो जाएगा। फिर आपको चाहिए WMX टू इमेज। ये मतलब सॉफ्टवेयर बनाया गया था नोवा सैटेलाइट को डिकोड करने के लिए, विंडोज़ में चलता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये आउटडेटेड इतना हो चुका है कि इसका सपोर्ट वपोर्ट बंद हो चुका है। मतलब समझिए दो तीन बंदे इस सॉफ्टवेयर को जिंदा रखे हुए हैं। मतलब एकदम क्लीन इंटरफेस है। नेमिंग कन्वेंशन में बैंड बच जाएगी इसको आपको रीनेम करने में, लेकिन कीजिए, थोड़ा मज़ा आएगा। जो लोग पाइथन में काम करते हैं उन लोगों को नेमिंग कन्वेंशन समझ में आ जाएगा। मतलब @ लिख के X लिख के ऐसे ऐसे करके कि हमको करना पड़ता कि नहीं, यहाँ डेट लिखो, डेट के बाद मंथ लिखो, मंथ के बाद दिन लिखो, उसके बाद ऐसे ऐसे करो। तो थोड़ा तिगड़म वाला है, लेकिन मज़ा आता है। तो हिसाब वही समझिए, आपका SDR तो मेन सॉफ्टवेयर हो गया। ऑर्बिट्रॉन हो गया जो SDR सॉफ्टवेयर में एक ट्रैकर क्लाइंट होता है, क्लाइंट को डेटा भेजता है कि यहाँ पे सैटेलाइट आ रहा है, सैटेलाइट इस फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि मैं जरूर बोल रहा हूँ 137 मेगाहर्ट्ज पे, तो ऐसा नहीं होता 137 मेगाहर्ट्ज पे। 137.1 में एक सैटेलाइट है, 137.5 पे दूसरा है, 137.75 पे तीसरा है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग सैटेलाइट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो ये ऑर्बिट्रॉन ये डेटा भेज देता है। और यहाँ पे एक समझिए, सैटेलाइट इतनी स्पीड से चल रहे हैं कि उसमें डॉपलर शिफ्ट हो रहा है। यानी कि अगर आप एक बार ट्यून कर दिए कि नोवा सैटेलाइट आ रहा था, आपने मैनुअली ट्यून कर लिया, आप देखोगे फ्रीक्वेंसी ठीक है, बम बम है। अब आप सोच रहे हो कि भैया मेरा फोटो इसमें जाएगा, आप देखेंगे इसमें इमेज जो है मतलब खराब होने लगे, नॉइज आने लगे। यहाँ पे अगर आप नोटिस किया, वो मतलब सिग्नल जो है खिसक रहा है, सिग्नल नहीं खिसक रहा है, डॉपलर शिफ्ट हो जा रहा है। सैटेलाइट वही सिग्नल पे डेटा भेज रहा है जैसे पहले भेज रहा था, बस आप शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए ऑर्बिट्रॉन जैसे सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं कि वो ट्रैक करके आपका रेडियो को ट्यून करते जाएगा कि ये एल्गोरिथम से वो उसको हिसाब लगा लेता है कि इतना शिफ्ट होना चाहिए, वो उसके हिसाब से कॉम्पनसेट करता रहता है। ऑर्बिट्रॉन इसीलिए ज़रूरी है। SDR शार्प और ऑर्बिट्रॉन अगर ये दोनों को आप ठीक से कर लेते हैं, WMX इमेज उतने फर्जियत वाली बात नहीं है। और रियल टाइम डिकोडिंग के लिए, यानी कि बहुत सारे जगह पे आप लोग देखते होंगे जो लोग पुराने स्टाइल से करते थे कि इसे फाइल निकाले, उसे ऑडासिटी में डाल के उसका सैम्पल रेट चेंज किए, फिर उस फाइल को इसमें डाले, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से इसमें लगाइए। और VB ऑडियो केबल करके एक आता है, प्लगइन है, मतलब सॉफ्टवेयर है जो आप विंडोज़ में इंस्टॉल करें, जो वर्चुअल केबल जैसा बिहेव करेगा। आराम से आप इसका आउटपुट, यानी SDR शार्प का आउटपुट इस सॉफ्टवेयर में इनपुट के तौर पर डाल सकते हैं।
हैं, काम हो जाएगा सीधे। जैसे ही सैटेलाइट गुजरेगा ऑर्बिट्रॉन डिटेक्ट कर लेगा, लॉन्च कर देगा, और आप यहाँ इसमें मतलब जो शेड्यूलर है, शेड्यूलर को बता सकते हैं ये सॉफ्टवेयर खुद से लॉन्च कर दो, लॉन्च कर देगा, आपका आराम से डेटा आने लगे, रियल टाइम होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इसका सबसे बड़ा फजीयत वाला भाई है LRPT, यानी लो रेजोल्यूशन पिक्चर ट्रांसफर, जो एडवांस सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मीटियोर, रशियन का सैटेलाइट एडवांस है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें मेट्रो GIS का इस्तेमाल करके करते हैं। ये बात में मैं थोड़ा फेल हो गया। मैं रशियन सैटेलाइट से डेटा निकाल पा रहा हूँ, एक्चुअली डिकोड भी कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मुझे 4-5 पासेस मिल चुके हैं। जो लोग मेरे रेडिट में देखते होंगे उनको दिख जाता है, फुल हाई रेजोल्यूशन है, बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस आ रहे हैं। बात है कि उस पर मैं मैप ओवरले नहीं कर पाया। इसमें मैप ओवरले मुझे खूब आसानी से मिल गया, लेकिन रशियन वाले डेटा में मुझे मैप ओवरले करना दिक्कत साबित हो रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि वीडियो इतना डिले क्यों हुआ, क्योंकि मैं कर तो काफ़ी टाइम से रहा हूँ। जो लोग मुझे ट्रैक कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे या रेडिट पे या टेलीग्राम में, वो लोग देखे होंगे बहुत पहले से ये सब सैटेलाइट का डाल रहे हैं इमेज। कारण वही था कि मैं वेट कर रहा था कि कोई किसी तरह से फिगर आउट कर, नहीं हो पाया, मतलब कब तक इंतजार करूंगा। तो वही सॉफ्टवेयर आपको यही करना है, और नीचे पूरा डिटेल में वीडियो दिया हुआ है। बस आप ये समझ, मेन SDR शार्प कम्युनिटी लीजिए, ऑर्बिट्रॉन को समझिए, और उसके बाद ऑर्बिट्रॉन और SDR शार्प के लिए आधा काम आपका हो गया, उसके बाद बाकी सारा सिर्फ फजीयत वाला है। अब बात करते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, मुझे SDR सॉफ्टवेयर मिला, काफ़ी पैसा खुद से लगाना पड़ा, PVC पाइप सस्ता नहीं आता है, और पूरा पूरा खरीद खरीद के लगा के, खूब सारा तार खरीद के, अभी तो मैं नया तार खरीदा हूँ। जैसे आप टीवी वाला तार से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बना होता है, लेकिन वो 75 ओम्स का होता है, वो अच्छा नहीं है। आपका जितने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो वो डिमांड करता है भैया 50 ओम्स का केबल दो, बहुत महंगा आता है। तो मैं जो अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पतला वाला है, ये उसका बड़ा भाई, वो RJ 174 है। अच्छा नहीं, मतलब थोड़ी दूरी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लंबी दूरी के लिए अच्छा नहीं है, और मुझे 25 मीटर चाहिए, तो ये खरीदा हूँ, पड़ गया ऐसा कहिए 1000 रुपया। ये RG 58 है। तो इससे बेटर ऑप्शन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं खर्च कर सकता। तो ये समझिए मुझे काफ़ी टाइम में समटाइम्स आई गॉट गुड फीलिंग, कुछ कुछ बहुत अच्छे पासेस मिले, जैसे कि ये पूरा इंडिया मुझे दिख रहा है ऊपर का, ऑलमोस्ट चाइना से ऊपर से देख के मुझे नीचे श्रीलंका तक का पूरा पास मिल गया। और ये जो बोल रहे हैं कि ब्लैक बार्स क्यों आ रहे हैं, वो सैटेलाइट बोला पुराना सैटेलाइट है, तो वो हो रहा है ग्लिच आउट कर गया है, पता नहीं किसी ने सॉफ्टवेयर गलत डाल दिया। और हाँ, सैटेलाइट में गलत सॉफ्टवेयर है, वो लिटरली आपको हर 6-6 मिनट पे टुक टुक ऐसे करके ये हो जाता है। इसलिए बहुत हंसी वाली। और कभी कभी जब पूरा सॉफ्टवेयर ओवरलोड हो जाता है तो आपको कोई पास ही नहीं आएगा। और फिर नोवा सैटेलाइट है, 3 सैटेलाइट है, ये एनालॉग है, तो इसका सिग्नल क्वालिटी बहुत फजीयत वाला है, मतलब इसमें या तो पिक्चर आएगा या तो नहीं आएगा। इसमें आ जाएगा लेकिन बहुत ख़राब आ सकता है। ये तो मैं बेस्ट अपना दिखा दिया हूँ, जिसमें मतलब कि ये 1 2 3 4 5, मतलब 5 ब्लॉक मेरा एकदम चकाचक है, 6-7 भी अच्छा है, तो 7 ब्लॉक, मतलब अगर आप भारत को नापना चाहेंगे तो 7 ब्लॉक के अंदर आपका भारत आ जाएगा। 8-9 ब्लॉक आ रहा है तो आप चकाचक है, लेकिन मेरे में वही कहते हैं, आप देखते थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर रहा है, तार बहुत लंबा है मेरा। बहुत अच्छे अच्छे मुझे फोटोज़ मिले, और ये रियल टाइम है, यानी जिस टाइम मैं यहाँ कंप्यूटर पे खड़ा हूँ और इस टाइम ये फोटो आ रहा है, ये एग्जैक्ट उसी सेकंड हो रहा है। सैटेलाइट जा रहा है, मुझे फुटेज मिल रहा है, सैटेलाइट जा रहा है, मुझे फुटेज मिल रहा है, एकदम मतलब एकदम लाइव। लेकिन दो सबसे बड़ा समस्या है मेरे साथ। सबसे पहला है कि मैं रशियन वाले में मैप ओवरले नहीं कर सकता। जितने लोग मेरा नोवा देख रहे हैं और ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा, मैं नोवा वाले में मैप डाल देता हूँ, इसमें मैप नहीं डाल पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, मैं 3-4 फोरम में हूँ जिस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से डाल सकूँ मैप, क्योंकि मानसून में ये समझ में नहीं आता कि भैया किधर देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो। खुला मौसम होगा गर्मी उर्मी में तब तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मैप की, लेकिन जब वो हो क्या बोलते हैं मानसून होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मतलब समझिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना मैं चाहता था। अब बात करता हूँ आगे क्या करना चाहता हूँ। तो हिसाब ये समझिए कि मैं और ऊंचाई पर पहुंचना चाहता हूँ। अभी जितने मैं बात कर रहा हूँ ये सब पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, यानी कि 1000 किलोमीटर से नीचे लो अर्थ ऑर्बिट पे है। अब मैं ऊपर जाना चाहता हूँ जहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब अमेरिका के जितने करंट जन सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी पे डाला जाता है, तो वो पूरा धरती का आधा हिस्सा देख सकता है एक साइड में। तो ऐसा करना, ये अमेरिका के पास 4-5 सैटेलाइट है, तो उसमें से गोज 13 एक सैटेलाइट है, वो रिटायर हो गया। तो सैटेलाइट को क्या किया कि जिंदा था, जान बचा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया सैटेलाइट को खिसका दिया, तो ये अब इंडियन ओशन के साइड में आ गया है, तो ये सेक्शन को कैप्चर कर रहा है। ये इंडिया के आसमान से दिखता है, यानी कि अगर मैं इस तरह का वाईफाई डिश खरीदता हूँ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, मतलब ये जो रिसीवर है इसको रिफ्लेक्टर है, इसको थोड़ा सा अगर आगे खिसका देता हूँ तो ये 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करने लगेगा। ऐसे बना जाता है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए, मुझे चाहिए 1.7 गीगाहर्ट्ज़ के लिए, तो थोड़ा सा इसको खिसकाने पे काम करने लगेगा, और उससे मैं ये सैटेलाइट से डेटा निकाल सकता हूँ।
तो बात वही है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मैंने जो रशियन से करना था कर लिया। नोवा से करना, नोवा तो सबसे आसान है, मतलब आप गाड़ी खोलिए नोवा से तुरंत आपको फुटेज मिल जाएगा। रशियन से थोड़ा सा मेहनत करिए लेकिन वो भी मिल जाएगा। मैप लगा लेते हैं तब तो बल्ले बल्ले, मेरे किस्मत में तो मैप नहीं है। और ये सब अब थोड़ा नेक्स्ट जेन पे जाना चाहता हूँ, लेकिन साइड इफेक्ट है ये बहुत महंगा आ रहा है ये डिश। तो और अभी ये टीवी ने मेरा बैंक अकाउंट को खाली कर दिया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं ये जल्दी से करूँ तो नीचे है डोनेशन लिंक दिया हुआ है, UPI S2T@UPI में डाल दीजिए और लिख दीजिएगा उसमें प्लीज़ डिश एंटीना या SDR ऐसा करके कुछ लिख दिया, सैटेलाइट लिख दीजिएगा। ऐसा मत भेज दीजिएगा ताकि हम देखें कि आप लोग एक्चुअली चाहते हैं कि नहीं। तो वही समझिए अभी मेरा पॉकेट बहुत खाली हुआ, इसलिए तुरंत ये डिश नहीं खरीद सकता। ऑलमोस्ट सारा सामान है मेरे को इसको यूज़ करने के लिए। और एक थोड़ा समझ लीजिए कि कुछ साल मत रुकिएगा, क्योंकि ये सैटेलाइट जो है सेकंड हैंड सैटेलाइट है, मतलब ऑब्वियसली इसे शिफ्ट किया गया मेन लोकेशन से। और ये सैटेलाइट हो गया इसका अपना, मतलब सर्विस लाइफ था 10 ईयर्स, हो चुका है 15 ईयर्स। जिंदा अभी भी है लेकिन कितना दिन और जिंदा रहेगा पता नहीं। तो यही मैं और आगे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और आप सभी लोग से कहूँगा कि ये सब ज़रूर ट्राई कीजिए। मतलब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं उसकी जगह पे एक बार स्मार्टफोन को थोड़ा लंबा खींच लीजिए और SDR सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए। आपसे बहुत चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन जितने चल रहे हैं, अगर आप एरोप्लेन में इंटरेस्ट है उनका सारा आप डेटा सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग मेरे सुन सकते हैं, ट्रांसमिट नहीं कर सकते। सुनने में आपको कोई नहीं मना ही करेगा, ट्रांसमिट करने पर आपके पुलिस आपके पीछे पड़ जाएगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, वेदर सैटेलाइट से डायरेक्ट कैसे डेटा निकाल रहा हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा, कुछ सीखने में लगा, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे अच्छा लगेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।